हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये अपना कंसेप्ट लेक्चर 7 है और ये लास्ट लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो लगभग 24-25 क्वेश्चन हम करेंगे। और ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैक्सिमम इसमें से 90% क्वेश्चन डेफिनेटली आए हुए हैं या आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है अपने एग्ज़ाम के नेचर के ना हो, बट वो कंसेप्ट वही है जो अपने एग्ज़ाम में आता है, अपने कंसेप्ट से रिलेवेंट है और वो हमें आने चाहिए। तो मतलब कि यूज़फुल है, इसलिए मैंने लिए। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। आपने कोई भी कंसेप्ट मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर ही मैं कंसेप्ट बताऊंगा। मेरे बताने से पहले आपने सोल्व करने की कोशिश करनी। तो रगड़ देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। ये लो जी, करो। बाइसिकल डीलर इनकर्स एन एक्सपेंस ऑफ ₹800 फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी बाईसाइकिल। हर एक साइकिल बनाने में उसे 800 रुपये का खर्चा आ रहा है। ही ऑल्सो इनकर्स एन एडिशनल फिक्स एक्सपेंस ऑफ ₹30,000 पर मंथ। और हर महीने उसका एडिशनल 30,000 का खर्चा भी है, क्योंकि भाई दुकान भी किराए पर ले रखी होगी, दुकान का किराया ही मान लो। वैसे जो भी खर्चा हो, हमें क्या लेना देना। ही सेल्स ईच बाइसिकल एट ₹1500। इफ़ ही कैन प्रोड्यूस एंड सेल 200 बाइसिकल इन दैट मंथ, ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ। अगर वो 200 बाइसिकल बनाकर बेच देगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो देख लेते हैं। देखो, एक साइकिल उसका खर्चा है एक साइकिल में 800 और वो बेच रहा है 1500 की, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक साइकिल पर? 700 रुपये। ठीक है, और ऐसी ऐसी कितनी बाइसाइकिल उसने बेच दी? ऐसी ऐसी उसने 200 बाइसाइकिल बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पर 1,40,000 उसे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें से 30,000 का उसका खर्चा भी है, उसने पहले ही बताया है। ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना होएगा? 1,10,000। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मिसलेनियस का मतलब है ये नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम किसी टाइप के अंदर नहीं पुट कर पाए, स्पेसिफिक किसी टाइप के नहीं थे, मैंने यहाँ पर डाल दिए मिक्स। कुछ ईजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ मुश्किल होंगे। ठीक है जी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। मैंने 1,40 मार दिया, मतलब 1,10 निकालने के बाद भी। भगवान बचाए ऐसी गलती से। इसको कैसे ठीक करेंगे? निकालने के बाद भी गलत मारे। तो आंसर इस ऑप्शन से। ये बताओ, ए डीलर मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड सेल ईच चेयर एट ₹120। हर एक चेयर वो 120 रुपये में बेचता है। हर एक चेयर का कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 रुपये है, तो यानी कि एक चेयर पर वो 40 रुपये बचा रहा है। इट ऑल्सो कॉस्ट हिम ₹12,000 पर मंथ विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ चेयर। मतलब जितनी भी वो चेयर बनाएगा उससे इंडिपेंडेंट है, चाहे कितनी भी चेयर बनाए उसे 12,000 का खर्चा होना है। तो किराया मान सकते हो। ठीक है जी, जो भी मान लो। इफ़ ही कैन सेल ऑल द चेयर्स दैट ही मैन्युफैक्चर्ड इन ए मंथ, अगर वो सारी चेयर बेच सकता है जो भी वो बनाता है। हाउ मेनी चेयर्स ही हैज़ टू मैन्युफैक्चर इन ए मंथ टू अवॉइड लॉस। उसको नुकसान अगर अवॉइड करना है तो कितनी चेयर बनानी चाहिए? तो नुकसान अगर अवॉइड करना है तो एटलीस्ट उतना तो कमाए जितना उसका खर्चा है। ठीक है, एक चेयर पर वो कितने कमा रहा है? एक चेयर पर वो 40 रुपये कमा रहा है। 80 में खरीद कर 120 में बेच रहा है। ठीक है, और 12,000 उसका फिक्स्ड खर्चा है। ठीक है जी, तो कम से कम 12,000 तो कमाए ताकि उसका किराया वगैरह जो भी है वो निकल जाए। तो एक चेयर पर वो 40 कमा रहा है, तो 12,000 कमाने के लिए उसे टोटल 300 चेयर बनाकर बेचनी पड़ेंगी। तो मिनिमम अगर 300 चेयर बेच देगा तो भाई साहब नो प्रॉफिट नो लॉस। 300 से अगर कम बेचेगा तो नुकसान, 300 से जितनी भी ज़्यादा बेचेगा वो फ़ायदा वो उसकी जेब में। तो यहाँ पर आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? इजी क्वेश्चंस हैं। ये बताओ, ए मैन्युफैक्चरर of a certain item can sell all he can produce at the selling price of ₹60. It cost him ₹40 on materials and labor to produce each item. उसके टोटल 40 रुपये लगते हैं और वो 60 रुपये में बेच सकता है, तो उसको 20 रुपये फ़ायदा होता है हर एक आर्टिकल के साथ। एंड ही हैज़ ओवर हेड एक्सपेंसिस ऑफ ₹3,000 पर वीक। 3,000 रुपये पर वीक के लगते हैं, पर मंथ के नहीं, पर वीक के। कभी कभी वो क्या करता है, यहाँ पर वीक दे दिया, नीचे मंथ दे दिया। यहाँ पर तो वीक ही है, नीचे मंथ दे दिया, तो ध्यान रखा करो।
इन ऑर्डर टू ऑपरेट दैट प्लांट, उसके हर हफ्ते के 3,000 तो खर्च होने ही होने हैं। द नंबर ऑफ यूनिट्स ही शुड प्रोड्यूस एंड सेल पर वीक इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1,000 पर वीक, अगर एटलीस्ट उसे 1,000 पर वीक का प्रॉफिट चाहिए तो देखो 3,000 तो उसका खर्चा है ही है, तो अगर उसको 1,000 फायदा कमाना है तो 3,000 प्लस 1,000 उसे 4,000 रुपये कमाने पड़ेंगे, 4,000 रुपये कमाने पड़ेगे, उसमें से 3,000 तो खर्चा हो जाएगा, 1,000 उसका फायदा होगा। 4,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस नहीं बोल रहा, प्रॉफिट, फायदा, मुनाफा। 3,000 प्लस 1 4,000, तो 4,000 रुपये का उसे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो एक आइटम जो वो बेच रहा है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, 40 में लेकर 60 में बेच रहा है, तो 20 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो 4,000 के प्रॉफिट के लिए उसे 200 आइटम बनाकर बेचने पड़ेंगे हर हफ्ते में। अगर ये महीने में पूछ लेते तो इसका 4 गुना, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, क्लियर है जी? ये बताओ, अब देखते हैं बताओगे कि नहीं। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा एक बार लिखने से, और मेंटली भी कर सकते हो। लास्ट जितने भी क्वेश्चन है सारे मेंटली भी कर सकते थे, इसकी कैलकुलेशन खतरनाक थी, किसी की भी नहीं थी। ए बाइसिकल डीलर इनकर्स एन एक्सपेंस ऑफ ₹800 फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी बाइसाइकिल, ही ऑल्सो इनकर्स एन एडिशनल फिक्स एक्सपेंस ऑफ ₹30,000 पर मंथ। ठीक है, ही सेल्स ईच बाइसाइकिल एट ₹1500, अगर वो 1800 में बना रहा है और 1500 में बेच रहा है तो भाई साहब उसे 700 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा हर बाइसाइकिल पर। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल दैट ही मस्ट प्रोड्यूस टू अवॉइड लॉस, अगर उसको लॉस अवॉइड करना है तो मिनिमम कितनी बाइसाइकिल उसे बनानी चाहिए। तो अगर लॉस अवॉइड करना है तो देखो उसका 30,000 का फिक्स है, चाहे एक भी साइकिल ना बनाए 30,000 रुपये लगेंगे, तो कम से कम 30,000, कम से कम किराया जितना तो निकल जाएगा, 30,000 रुपये उसे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। और एक साइकिल पर कितना प्रॉफिट है, एक साइकिल पर 700 रुपये प्रॉफिट है, तो हम देख लेते हैं कि उसे कितनी साइकिल कम से कम बेचनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, देखो 7 चौके 28, बच गया 2 और 0, ऐसे करके समझाता हूँ आपको। 7 चौके 28, बच गया 2 और 0। अगर आप बोलोगे सर 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो 42 साइकिल बनाने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, कुछ रुपए बच जाएंगे, मतलब कुछ रुपए और कमाने के लिए बच जाएंगे। उसे मिनिमम 7 या 21, थोड़े से कम रुपए कमा लेगा तो लॉस हो जाएगा। और ऐसे तो आप ऐसे तो साइकिल किसी से नहीं लेके आओगे ना कि 3/4 साइकिल दे दो, साइकिल या तो 1 बनेगी या 2 या 3 या 4 इंटीजर में साइकिल बनेगी। 42 साइकिल में उसको लॉस हो रहा है क्योंकि पूरे 300 रुपये तो वो निकाल नहीं पा रहा है, 6 रुपये बच गए, 294 रुपये निकाल पाया। तो 7 या 21, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो उसने एक्स्ट्रा रुपये कमा लिया, तो लॉस अवॉइड करना है, लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, भले ही 1-2 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो मिनिमम उसको 43 साइकिल बनानी पड़ेंगी। कितनी साइकिल बनानी पड़ेंगी? 43 मिनिमम। ऐसे नहीं बना सकता कि 42.5 साइकिल बना देगा, आप लेकर आओगे फिर उस आधी साइकिल को। ये करो, ये बताओ। A bicycle dealer incurs an expense of ₹1,000 for producing every bicycle. Moreover, he has a fixed expense of 10,000 every month. ठीक है जी। Assume that the dealer can sell all the bicycles that he can manufacture in the same month. If अच्छा, जितनी बाइसाइकिल वो बना सकता है सारी बेच सकता है, और हर एक बाइसाइकिल उसको 1,000 रुपये में पड़ती है, 1,000 रुपये में बनती है। ठीक है, 10,000 रुपये उसका खर्चा है महीने का पक्का, साइकिल कितनी भी बनाए अदर अलग से फिक्स्ड है। If 400 bicycles are manufactured and sold in a month, he will get a profit of 60,000. What should be the selling price of each bicycle? ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 60,000 का। अब 60,000 का प्रॉफिट कैसे हुआ होगा बताओ? जो भी उसके खर्चे हैं उसको निकाल कर 60,000 रुपये उसके हाथ में बचे होंगे, तो उसने कितने कमाए होंगे? उसका 10,000 का फिक्स खर्चा है, तो उसने पक्का 60 + 10 70 कमाए होंगे, 70 कमाए होंगे, उसमें से 10 यहाँ पर चले गए, 60 उसका प्रॉफिट हो गया। 70,000 उसने एज ए प्रॉफिट कमाए होंगे। सेलिंग प्राइस से रेवेन्यू इकट्ठा किया ये मैं नहीं बोल रहा, प्रॉफिट जो बचत है वो 70,000 की होगी, 10,000 उसने किराया दे दिया, 60,000 जेब में। ठीक है, तो टोटल 70,000 उसने प्रॉफिट कमाया है। पता नहीं उसने कितनी साइकिल बेची है, उसने साइकिल बेची है 400,
तो उसने हर एक साइकिल कितने की बेची होगी, मतलब कि उसने हर एक साइकिल कितने की बेची होगी नहीं आएगा। ये 70,000 क्या है, ये 70,000 है टोटल प्रॉफिट। तो उसने 400 साइकिल बेची है, तो हर एक साइकिल पर प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक है, 175 रुपये प्रॉफिट कमाया। तो हर एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपये। इतना उसने क्या कमाया, इतना उसने कमाया प्रॉफिट। तो 1175 रुपये में बेच रहा है जी हर एक साइकिल। कितने में बेच रहा है, 1175 रुपये में। ठीक है, ये बताओ। A bicycle dealer incurs an expense of rupees 1000 for producing every bicycle. Moreover, he has a पुराने वाला इक्वेशन है, 10,000 का खर्चा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 इन ए मंथ बाई सेलिंग ईच बाइसिकल एट रुपीज 1100, हाउ मेनी बाइसिकल्स डिड ही मैन्युफैक्चर इन दैट मंथ। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको शांति से ये सोचना है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, शांति से, है ना। तो 10,000 रुपये उसका एक्सपेंस है, और भाई साहब उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 का हुआ है, यानी कि 50,000 प्लस 10,000 उसने 60,000 रुपये कमाए होंगे। 10,000 उसने खर्चे में दे दिए, 50,000 रुपये अपने जेब में रख लिए, तो टोटल 60,000 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया है जी। तभी उसको 50,000 का प्रॉफिट बचा जेब में। तो 60,000 का प्रॉफिट अगर उसने कमाया है, वो कर क्या रहा था और पूछा गया है कितनी साइकिल बनाई, तो हर एक साइकिल उसको 1000 रुपये में पड़ रही है, 1100 में वो बेच रहा है, एक साइकिल के ऊपर उसको 100 रुपये बच रहे हैं, टोटल रुपये उसको 60,000 बचे हैं। तो टोटल कितनी साइकिल बनाई होंगी, टोटल उसने 600 साइकिल बनाई होंगी। यहाँ पर आंसर इस ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गई बात। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी नया कंसेप्ट इसमें नहीं लगाना पड़ रहा, बस स्टेटमेंट को समझना पड़ रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए ना हमारे अंदर। अब ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखता हूँ आप करोगे कि नहीं। A company purchases two components A and B from another company which form 30% and 50% of total production cost. एक कंपनी क्या करती है, कहीं से दो कंपोनेंट खरीद कर लाती है दूसरी कंपनी से। एक कंपोनेंट्स A एंड B फ्रॉम अनदर कंपनी, एक कंपोनेंट है A, एक है B। ठीक है, विच फॉर्म 30% एंड 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टोटल उनकी कुछ कॉस्ट है प्रोडक्शन की। ये कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं, पार्ट्स खरीद के मोटरसाइकिल बेच रहे हो या क्या बेच रहे हो, मैं नहीं पता। तो वो दो कंपोनेंट लाती है, तो टोटल वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कंपोनेंट ए वो ला रही है वो 30% टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट के बराबर आ रहा है, और बी जो है वो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट के 50% के बराबर आ रहा है। तो इनके कुछ अदर एक्सपेंस भी होंगे, कुछ अदर कॉस्ट भी होंगी, इसको मैं ओ सी लिख दूँ, अदर कॉस्ट। तो 50 और 30, 80 और 20%। यहाँ पर हो सकता है आप ना समझे हो, मैं फिर से बताता हूँ। हो क्या रहा है, एक कंपनी परचेजिस टू कंपोनेंट्स, मान लो ऐसी कौन सी चीज़ है तो जो दो चीज़ों से बनती है। ट्यूबलाइट मान लो, ट्यूबलाइट में एक तो ये वाला हिस्सा होता है ये, और एक इसके अंदर ऐसे वो ट्यूबलाइट डलती है। तो मान लो ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, मैं दो कंपोनेंट खरीद रहा हूँ, और किसी तरह से भाई मैं इसके ऊपर सजावट भी कर रहा हूँ, या फिर मेरा लेबर जो है वो ट्यूबलाइट को उठा कर ला रहा है, या जो भी है। तो ये कंपोनेंट जो टोटल मेरे को कॉस्ट पड़ रही है पूरे प्रोडक्ट की जो मैं बेच रहा हूँ मार्केट के अंदर, उस टोटल कॉस्ट में कंपोनेंट ए की कॉस्ट है 30%, कंपोनेंट बी की कॉस्ट है 50%, और 20% मान लो मेरी लेबर है। एक जगह से ये आ रहा है, एक जगह से ये आ रहा है, और वो उनको जोड़ रहे हैं कमरे में बैठकर, और फिर वो दुकान पर लाके बेच रहे हैं, वो 20% कॉस्ट है। तो टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, कंपोनेंट ए की कॉस्ट उसमें 30% है, बी की 50%, अदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, अदर जो एक्सपेंसन है, अदर एक्सपेंसेस हैं, वो 20%। ठीक, ये मामला है। बस इसमें यही गेम था इस क्वेश्चन के अंदर, कि क्या गेम था कि ये दोनों मिलाकर पूरी कॉस्ट नहीं बनाते, ये 30% कॉस्ट बनाता है, ये 50% कॉस्ट बनाता है, 20% कॉस्ट रह जाती है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ ए एंड बी इंक्रीजेस बाई दिस मच एंड दिस मच परसेंटेज, करंट गेन इज दिस। ओके,
फिलहाल इतने परसेंट का गेन है, बट ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट द एसपी इज इंक्रीज्ड बाय दिस मच परसेंट ओनली। इससे मुझे सीपी का इंक्रीमेंट आ जाएगा, बट इस द गेन नाउ। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से आपको बता सकता हूँ, दोनों तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लो कंपोनेंट ए आता है 30 रुपये का, कंपोनेंट बी आता है 50 रुपये का, मतलब यहाँ पर 50 रुपये खर्च आता है, यहाँ पर खर्च आता है 20 रुपये। यहाँ पर परसेंटेज मानने की जरूरत नहीं है, ये मान लो। तो टोटल बताओ मुझे कितने का खर्चा पड़ गया। मुझे खर्चा पड़ गया 100 रुपये का। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, और मैं बेच कितने में रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ 120 में। देख लो, करंट गेन इज 20%। ये बोल रहे हैं अगर ए की कॉस्ट और बी की कॉस्ट 30% और 22% बढ़ जाए। मैंने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं किया ना बीच में? नहीं किया। एक और क्वेश्चन है ना इसके ऊपर बेस्ट आगे आएगा। इसकी कॉस्ट अगर 30% बढ़ जाए तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई? ऐसे करना ये वाइज है नहीं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, बट दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो इसकी कॉस्ट अगर 30% बढ़ जाए तो ये 9 बढ़ जाएगी, ये 39 हो जाएगी है? या फिर 9 बढ़ गई, सिर्फ इस पर ध्यान दो। इसकी कॉस्ट अगर 22% बढ़ जाए, 22%, तो 22% यानी कि 100 पर 22 तो 50 पर 11, इसकी कॉस्ट 11 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 61। कितनी हो गई है वो फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ़र्क पड़ता है बढ़ी कितनी है, क्योंकि यहीं पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो 11 और 9 20, तो टोटल मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 120 हो गया। अब 11 और 9 20, 20 रुपये टोटल बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर तो कॉस्ट 20 ही रह गई ना, ये वाली, ये तो बढ़ी नहीं। तो टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 120। ठीक है, अब मेरे को चीज़ें 120 की पड़ रही हैं क्योंकि कुछ चीज़ें महंगी हो गई। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस तो 20% बढ़ गया, बट सेलिंग प्राइस 20% में नहीं बढ़ा पाया। सेलिंग प्राइस हमने 10% ही बढ़ाया। तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 120 इंटू 1.1 मान लो। दिख रहा है कि नहीं? ना भी दिख रहा हो तो मैंने बोल दिया। सेलिंग प्राइस कितना है? 120 इंटू 1.1, ये 10% बढ़ाया, 30% बढ़ाया, जो भी ये बढ़ाता। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो मैं क्या कर लूँगा, हालांकि यहाँ पर हमें दिख रहा है बट हमेशा दिखेगा नहीं। SP बाई CP क्या होगा? 11/10। फिलहाल मेरा प्रॉफिट है 10%। ठीक है जी, क्लियर? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या बोल रहे थे सर आप? दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। हमने परसेंटेज के अंदर किया था, क्या किया था? यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है, हमने इस टाइप के इक्वेशन किए थे परसेंटेज के अंदर, A = B + C, कि B के अंदर अगर 10% का चेंज आ जाए और C जो है वो 20% बढ़ जाए और इनका रेशियो 2:3 हो, तो बताओ A के अंदर कितने का चेंज आएगा? तो यहाँ पर भी जो टोटल कॉस्ट है वो A, B और अदर कॉस्ट, इन सब से मिलाकर टोटल कॉस्ट बन रही है। ये जो है ये टोटल कॉस्ट का 30% है, ये 50%, ये 20%। तो सिर्फ रेशियो मैटर करता है, मैंने आपको बताया था। तो रेशियो क्या है? रेशियो है 3, 5 और 2 ना। और यहाँ पर कितने का चेंज आया? A के अंदर कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? इसके अंदर बढ़ोतरी हुई, इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ 30% का, इसके अंदर हुआ 22% का, इसके अंदर हुआ जी 0% का। तो नेट चेंज कैसे पता लगता है जी? ये चीज़ क्या है? ये चीज़, ये फिलहाल ये कॉस्ट प्राइस है कि पूरी कॉस्ट में ये 3 का इसका योगदान है, इसका 5 का, इसका 2 का। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस के अंदर चेंज आ जाएगा, इसके अंदर इतना चेंज, इसके अंदर इतना चेंज। तो मैं कॉस्ट प्राइस के अंदर कितने % का चेंज आया वो मैं देख रहा हूँ। तो 3 × 30 90, प्लस 5 × 22 110, प्लस 2 × 0 0, डिवाइडेड बाई 3 + 5 + 2 दैट इज 10। तो 120/10, 12% का चेंज आया जी। कॉस्ट प्राइस 12% बढ़ गया। और पहले SP बाई CP क्या था? पहले SP बाई CP वो 20% था। चेंज होने से पहले जो गेन था, मतलब उस वक्त जो करंट गेन था, SP बाई CP 6/5 था। अब ये बोल रहे हैं ऐसे ऐसे चेंजेस हुए तो कॉस्ट प्राइस तो 12% बढ़ गया, यानी कि 1.12, और सेलिंग प्राइस सिर्फ 1.1 ही बढ़ पाया। तो 1.10 कर लूँ ताकि मैं पॉइंट से पॉइंट को काट पाऊँ। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सही आया है ना? 200/10। यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, इसको 20% ही बढ़ाना था। ये 20% हुआ है, 20%, 200/10 20, तो यहाँ पर ये 1.20 आ जाएगा। ठीक है, 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 11/10। तो 11/10 का क्या मतलब है?
SP बाई CP फिलहाल 11/10 है, यानी कि 1 का फायदा है 10 पर, यानी कि 10% का प्रॉफिट है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब इसको करो। A company purchases two components A and B from another company which form 20% and 30% of the total production cost. ठीक है, current gain is 20%. Okay, if the cost of A and B increases by 10% and 20% respectively, by what percent the SP is to increase to get 20% profit? ये बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस को कितना इंक्रीज करें। ओके, पहले तो यहाँ तक की सिचुएशन समझ ले। फिलहाल गेन 20% है, ठीक है जी, यानी कि SP बाई CP 6/5 है। अब इन्होंने क्या बोला है कि A और B इंक्रीज हो गए तो उसके कारण क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में कुछ चेंज आया होगा। तो इन्होंने SP बाई CP बता रखा है, इन्होंने कॉस्ट प्राइस के अंदर भी कुछ चेंज हमें बता रखा है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस के अंदर कितना चेंज आए ताकि फाइनली नेट जो चेंज निकले वो 6/5 ही निकले। ठीक है, तो इजीली कर लेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो कि कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या चेंज आया है। तो A, B और अदर कुछ एक्सपेंसेस होंगे। A जो है वो पूरी कॉस्ट का कितने परसेंट है, A है भाई साहब 20%, ये है 30%, तो ये हो जाएगा 50%। तो रेशियो क्या है 2:3:5। इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है 10% का, इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है 20% का। जहां पर इंक्रीमेंट नहीं हुआ वहां पर मत लिखा करो बेशक से। फाइनल टोटल इंक्रीमेंट क्या होगा कॉस्ट प्राइस के अंदर, 2 × 10 20, 3 × 20 60 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्यों नहीं लिखना क्योंकि 0 आएगा गुणा करके, 5 और 3 8 और 2 10। अब 0 आएगा तो ये नहीं कि 5 को इंक्लूड नहीं करोगे। 60 और 20 80/10 8%, तो कॉस्ट प्राइस 8% बढ़ा है जी। तो ये बोल रहे थे कि फिलहाल ये इंक्रीमेंट होने से पहले SP बाई CP 6/5 था। अब ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस तो 8% बढ़ गया जी, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितने बढ़ गया मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया कि X गुना हुआ होगा, तो बराबर है जब ये दोनों चेंज हुए तो इज टू बी इंक्रीज्ड, SP को मैं कितना बढ़ाऊं कि गेन जो है वो 20% हो जाए। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कुछ बढ़ा, सॉरी कॉस्ट प्राइस कुछ बढ़ा, सेलिंग प्राइस कुछ गुना हुआ, कॉस्ट प्राइस कुछ गुना हुआ, ओवरऑल SP बाई CP 6/5 आना चाहिए इस चेंज के बाद। एक तो यहां पर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर कॉस्ट प्राइस 8% बढ़ा है, जितने गुना ये हुआ है ये भी उतने ही गुना होगा क्योंकि 6/5 ही रखना है, तो ये भी 8%। अदरवाइज जरूरी थोड़ी है यहाँ पर 20% ही रखेगा वो, यहाँ पर कल को 40 कर देगा 50 कर देगा, इसलिए मैंने इस मेथड से बताया है। अदरवाइज तो आप समझ ही गए कि 6/5 से 6/5 गया, X की वैल्यू आ गई 1.08, यानी कि सेलिंग प्राइस X गुना हुआ था 1.08 गुना हुआ था, यानी कि वो भी 8% बढ़ा था। दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। बट वो हमेशा सेम क्यों रखेगा, ये कैट का क्वेश्चन है एक 2019 के कैट में पूछा गया था। रिलैक्स होकर करना, घबराने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअली इसके अंदर कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। ए शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स ईच प्रोक्योर्ड एट द कॉस्ट प्राइस P। एक शॉपकीपर ने 2 टेबल बेचे, ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस P थी, ये 2 टेबल हैं। टू अमल एंड असीम, एक अमल को बेचा एक असीम को बेचा। तो जो उसने अमल को बेचा वो 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो उसने P में खरीदा था तो 1.2 टाइम्स में बेचा होगा, और असीम को 20% लॉस पर बेचा यानी कि 0.8 टाइम्स में बेचा होगा। ये अमल का कॉस्ट प्राइस है, ये असीम का कॉस्ट। अमल सेल्स ही स्टेबल टू बिमल, अमल ने बिमल को बेच दिया 30% प्रॉफिट पर, यानी कि अमल ने बेच दिया 1.3 टाइम्स बिमल को, ये बिमल का कॉस्ट प्राइस है। और इस बंदे ने आगे बेच दिया 30% लॉस पर वरुण को, तो 0.7, 30% लॉस 70/100, ये वरुण का है। एक तो इन्होंने नाम ऐसे लिए हैं कि बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाए। और ये आपने ये नहीं घबराना कि ये 30 सेकंड में कैसे होएगा, कैट में पर क्वेश्चन टाइम जो है SSC से ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट करके उन्होंने ये दिया है। कंसेप्चुअली कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है इसके। देखो अब ये क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द अमाउंट्स पेड बाय बिमल, बिमल ने जो अमाउंट पे किया अगर वो X है और ये अगर Y है, ठीक है, जो वरुण ने पे किया, देन X - Y/P क्या होगा।
x माइनस वाई, इसमें से अगर मैं इसको घटाऊं तो p तो मैं कॉमन ले लूं। आप बोलोगे जी हाँ ले लो, क्या ही दिक्कत है। 1.2 इंटू 1.3 1.56 माइनस 8 7 56 0.56 डिवाइडेड बाई ये बोल रहे हैं जी p, क्या होएगा ये बताना है जी। p से तो p कटेगा, 1.56 माइनस 0.56 1, आंसर विल बी 1, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है। कंसेप्चुअली कुछ चैलेंजिंग था? कुछ भी नहीं था। क्या मैंने कुछ नया बताया आपको? नहीं, बस स्टेटमेंट को फॉलो करना था। ये बताओ, द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए टेबल सेल्स इट टू ए होलसेलर डीलर। ये भी कैट का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, बहुत ही ईजी है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि ये टीयर 1 का क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, कैट का है, एसएससी का है। मतलब एक क्वेश्चन के ऊपर आप लेबल नहीं लगा सकते। उस एक क्वेश्चन को वो कहीं पर भी पूछ लेगा तो क्या आप केस कर दोगे उसके ऊपर? नहीं कर सकते। तो जो हमारे सिलेबस में है, जिस नेचर के, जिस टाइप के, जिस डिफ़िकल्टी के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, वो सारे हमें आने चाहिए। हम टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी अलग से नहीं कर सकते। हम एसएससी के, सीजीएल की और सीएचएसएल की तैयारी अलग से नहीं कर सकते। अब क्या बार लगाओगे अपने ऊपर कि अब सीएचएसएल लेवल का हो गया, सीजीएल का रहने दो? आप ऐसे लगा ही नहीं सकते ना। तो आपको मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग जो रिलेवेंट है वो बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, रिपीट 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 रिपीट, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। जब एग्ज़ाम पास आए या फिर आपका सिलेबस 60% के लगभग हो जाए, मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करो। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बनाओ कि जो आपको आता है उसको आप अटेम्प्ट कर पाओ, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करो। दो ही वो है। पहले सीखो क्लासेस से, उसको रिपीट करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। स्ट्रेटजी मॉक के थ्रू बनाओ और उसी चीज़ को फिर एग्जाम हॉल में जाकर रिपीट करो। A manufacturer of a table sells it to a wholesale dealer at a profit of 10%. The wholesale dealer sells it to the, तो मैन्युफैक्चरर ने, मान लो फाइनली इन्होंने क्या पूछा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लो x रुपए थी, तो मैन्युफैक्चरर ने कितने रुपए में बेच दिया होलसेल डीलर को? 10% प्रॉफिट पर। तो 11/10 गुणा इतने में बेच दिया। इतने में होलसेल डीलर ने खरीदा, उसने जितने में भी खरीदा उसने उससे 30% प्रॉफिट पर बेच दिया, इतने में बेच दिया। अब इस बंदे ने जितने में भी खरीदा, इसने आगे 50% प्रॉफिट में बेच दिया। देखो ग्राहक को कितना महंगा पड़ रहा है। ठीक, इफ द कस्टमर पेज, और कस्टमर को फाइनली ये कितने में पड़ा? 4290, दैट्स इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो काटते हैं जी। 13 3 39, 13 3 39, 11 3 33। तो ये पड़ जाएगा 2 के आगे 3 0, यानी कि 2000 का। मैन्युफैक्चरर को 2000 का पड़ा था। क्लियर है? कई बंदे क्वेश्चन से ही दुखी हो जाते हैं कि मैन्युफैक्चरर को इतने का पड़ रहा है, ग्राहक को इतने का बेच रहे हैं। भाई क्वेश्चन है, दिल पे क्यों ले रहे हो? ये अगला क्वेश्चन करो। ए मर्चेंट कैन बाय गुड्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर गुड। द पर्टिकुलर गुड is part of an overall collection and the value is linked to the number of items that are already on the market। ये बोल क्या रहा है कि एक बंदे ने 20 रुपए के हिसाब से कुछ चीज़ें खरीदी, कोई आइटम खरीदा, और वो उसको कितने रुपए में बेचेगा ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कितने प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर। मार्केट में उस टाइप के कितने प्रोडक्ट हैं उसके हिसाब से उसका रेट डिपेंड करता है। सो द मर्चेंट सेल्स द फर्स्ट गुड फॉर ₹2। पहली जो चीज़ बिकेगी वो 2 रुपये में बेचेगा, हालांकि लाया बेचारा 20 में है, 2 में बेचेगा। फिर 4 रुपये में बेचेगा, फिर 6 रुपये में बेचेगा, फिर 8 में। पैटर्न पकड़ के 2 4 6 8 10 12 ऐसे बेचेगा। धीरे धीरे महंगा होता जाएगा, मार्केट में सप्लाई कम होती है। इफ़ ही वांट्स टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 40%, अगर वो ओवरऑल एटलीस्ट 40% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स ही शुड सेल। तो देखो पहला प्रोडक्ट 2 में बिकेगा, दूसरा 4 में, 6 में, 8 में, 10 में। आगे आगे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। अगर वो 1000 प्रोडक्ट लाया होता तो मतलब एक प्रोडक्ट को 2000 में बेच देगा, तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेगा उसको तो उतनी कमाई होने वाली है, क्योंकि आगे आगे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 40% का फ़ायदा हो। तो मुझे एक बात बताओ, उसने खरीदा कितने में? उसने खरीदा 20 रुपये में। ये एवरेज प्राइस है। एवरेज प्राइस यानी कि एक चीज़ 20 रुपये में पड़ रही है, उसको ऑन एन एवरेज। सेलिंग प्राइस उसका वेरी कर रहा है,
चेंज हो रहा है, लेकिन उसका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, इससे 40% ज़्यादा होना चाहिए। एक गुड का एवरेज सेलिंग प्राइस इससे 40% ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका 40% क्या है जी, 8 रुपये। तो उसका सेलिंग प्राइस 28 या 28 से ज़्यादा होना चाहिए ना, 28 से ज़्यादा, तभी उसको 40% फायदा होगा। तो ये क्या बन रही है, ये बन रही है भाई साहब एपी। एपी बन रही है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूं, देखो उसको ये क्या होना चाहिए, ये उसका होना चाहिए एवरेज प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस। तो ये जो एपी बन रही है, किसी भी एपी की एवरेज कैसे आती है, एवरेज आती है फर्स्ट प्लस लास्ट आइटम डिवाइडेड बाई 2 या फिर मिडल टर्म। ठीक है, ये मान लो लास्ट आइटम है जो उसने बेची, ये उसका प्राइस है। एवरेज प्राइस अगर मुझे 28 चाहिए, एवरेज प्राइस 28, तो फिर सम कितना चाहिए, एवरेज प्राइस अगर मुझे 28 चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट वाले की एवरेज भी 28 होनी चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट की अगर एवरेज 28 है तो उनका सम कितना होना चाहिए, 28 दूनी 56, फर्स्ट और लास्ट का। अगर ये 2 है तो 56 माइनस 2 54। ये जो लास्ट आइटम है 54 में एटलीस्ट बिकना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट इतने आइटम तो वो बेचे। इसके बाद अगर और बेच देगा तो अगला आइटम 56 में बेचेगा तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। इन्होंने बोला था एटलीस्ट 40% तो एटलीस्ट। ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है। कौन सा आइटम है, 2 × 27, ये 27th आइटम है। एटलीस्ट 27 आइटम तो बेचे, 27 से कम बेचेगा तो 40% फायदा नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट उसको 27 आइटम्स बेचने पड़ेंगे। क्लियर है? ये बताओ, सचिन सोल्ड 2 प्रोडक्ट्स, ए कीबोर्ड एंड ए माउस फॉर ₹5328। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का सम है। इफ़ ही सोल्ड कीबोर्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 22%, पीस ऑफ माउस का क्या मतलब है, माउस एट ए लॉस ऑफ 20%, देन फाइंड द, ठीक है, इसमें इतना फ़ायदा हुआ, इसमें इतना फ़ायदा हुआ, देन फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज़। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कीबोर्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ पीस ऑफ माउस। तो कीबोर्ड का कॉस्ट प्राइस है वो माउस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेट करना है इसके अंदर। ठीक है, और सेलिंग प्राइस गिवन है। तो कीबोर्ड को उसने कैसे बेचा है, कीबोर्ड को उसने बेचा है, अगर उसने 100 का लिया तो उसने 122 का बेच दिया कीबोर्ड। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। और माउस के बारे में क्या हमें जानकारी है, 20% लॉस पर, यानी कि 100 का लिया तो 80 में बेच दिया, या 20% यानी कि 1/5, अगर 5 का लिया तो 4 का बेच दिया, है ना। ऊपर वाले को भी काट सकते हो जरूरत पड़े तो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कीबोर्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ पीस ऑफ माउस। तो कीबोर्ड का जो कॉस्ट प्राइस है वो माउस के एसपी के बराबर है, यानी कि 100 जो है इस 4 के बराबर है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो नीचे वाले को 25 से गुणा करूँ ताकि 2500 के 100 हो जाए, तो 2500 के 100, 25 5 125। अब जो उसने कंडीशन दी थी वो सेटिस्फाई हो गई। इन वैल्यूज को आपस में यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने क्या बताया, उसने दोनों के सेलिंग प्राइस का सम बताया आपको। उसने 222 यूनिट की वैल्यू बताई है ये, और पूछे कितने यूनिट की वैल्यू है, वो बोल रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितने रुपए हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर उसको कितने का फायदा हुआ, यहाँ पर उसको 22 रुपये का फायदा हुआ, और यहाँ पर उसको 25 रुपये का नुकसान हुआ। तो उसको 3 रुपये का नुकसान हो रखा भाई साहब। तो 222 यूनिट की वैल्यू वो है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होएगी ये, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या होएगी ये। बस ये निकाल लो, काम खत्म। यूनिट डिजिट दो के सेम ही निकल अलग अलग हैं, देखते हैं। 3 111 क्या होता है, 111 अगर आपको पता हो तो 37 दिए होता है। मैं इसको 111 × 2 देख रहा हूँ। 111 को मैंने काटा 37 × 2, 2 से इसको काटूँ, 2 दूनी 2 छिक्के 2 छिक्के 2 चौके, नीचे 7 है, तो कितने पर जाएगा, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 2 आएगा, वो 2 में है। अगर ये 100 पर जाता 37 तो ये 3700 होता, तो 100 से तो छोटा है, तो 72 ही होएगा। देखो ये 7 है, कटेगा पक्का, ये तो पता है क्योंकि कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है। तो मैं यूनिट डिजिट सिर्फ देख रहा हूँ, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 2 होएगा। अगर ओड है तो एक ही चॉइस होती है, इवन है तो 2 चॉइस होती है। यहाँ पर इवन हो तो 2, 2 में 5 जोड़ो 7, 2 चॉइस होती। तो 2 आएगा यूनिट डिजिट, तो इन 2 में से एक आएगा। ये 100 से बड़ा है तो मैंने जस्ट यहाँ पर 100 से बड़ा, इसलिए अपनी किस्मत चमक गई। इसको 100 गुना करूँगा तो 3700, तो ये 100 गुना तो फॉर श्योर नहीं है, उससे छोटा ही आंसर ही से। ठीक है सी।
Shopkeeper sold a t-shirt and a trouser to its customer. Cost price of the t-shirt is 40% more than the selling price of the trouser. ठीक है, देखते हैं कहाँ से करना स्टार्ट करना पड़ेगा. The trouser is sold this much profit while the ratio of selling price of the फलाना दिमकाना is this one. लिखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे फिर पता लगेगा. एक तो टी शर्ट है, टी शर्ट बेच रहा है, और एक ट्राउजर बेच रहा है. Shopkeeper sold a t-shirt and trouser to its customer. Cost price of t-shirt is 40% more than selling price of trouser. तो ये cost price है जी, ये selling price. तो टी शर्ट का जो cost price है ये इसके selling price है 40% more है, यानी कि ये 100 है तो 140 है, ये 5 है तो ये 7 है. ठीक कर लिया हमने. The trouser is sold on this much percent profit. ट्राउजर पे इतना फायदा हुआ है 1/3 का, यानी कि तीन की चीज़ को 4 में बेचा गया है. तो क्यों ना मैं इसको 4 गुना कर दूँ. 3 की चीज़ को 4 में बेचा गया है तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28. तो 3 की चीज़ को 4 में बेचा गया है, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15. चलो इन वैल्यूज़ को तो हम यूज कर सकते हैं आपस में. वाइल द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट टू द ट्राउजर. टी शर्ट और ट्राउजर की सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5:4. ये 4 का 5 गुना है तो ये 5 का 5 गुना 25 होएगा. ठीक है जी, ये भी हमने कर लिया, यानी कि सारी वैल्यूज़ को हम आपस में यूज़ कर सकते हैं. फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट. तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, -3 का, और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, +5 का. ओवरऑल उसे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ. कितने पर, ये हो गया जी 30 और 13 43 पर. एक में ही है 43, ये रहा 43 तो आएगा ही नीचे, हमें पता है पक्का, तो एक में ये नहीं तो इंटू 100 कर लेते हैं. First trader calculates profit percent on cost price while second trader calculates his profit percent on selling price. Okay. Both sells their article at the same price. दोनों का SP सेम है. And both claims to gain a profit of this much percent. दोनों को इतना प्रॉफिट हो रहा है. तो पहले तो ये प्रॉफिट परसेंट बहुत ही गंदा सा है, इसको मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहूँगा. जज साहब मुझे इजाज़त दें. 17.5 क्या होता है, 35/2. मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ. 5 7 5 20. कई बच्चे बोलेंगे फिर क्या मैं इसको याद कर लूँ, फिर मैं 18.5 दूंगा अगले क्वेश्चन में, वो याद कर लेना. फिर मैं 19.5 दूंगा, फिर मैं 20.5, 21.5, कितने याद करोगे. तो जो याद करने लायक थे वो मैंने बता दिए हैं, इनको रटना नहीं है. 100 से डिवाइड करो, आ जाए. ठीक है, तो 40 रुपये के ऊपर 7 रुपये का फायदा. तो पहले वाला कॉस्ट प्राइस पर देख रहा है पहले वाला ट्रेडर. ठीक है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो 7 का फायदा, अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो सेलिंग प्राइस 47 है. दूसरे वाला सेलिंग प्राइस पर देख रहा है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो उसे 7 का फायदा हुआ, तो 40 में से 7 गए, वो 33 का लाया होगा. अब ये नहीं है कि 40 इधर और 47 इधर लिख दोगे, फिर तो नुकसान हो गया. फिर तो नुकसान हो गया ना जी. ये सेकंड ट्रेडर है अपना. ट्रेडर पागल है, सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, तुम थोड़ी ना पागल हो. करना तो फायदा ही है ना उसको. तो 40 के ऊपर 7 का फायदा हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 33. ओके जी, इसने सेलिंग प्राइस सेम बताया है दोनों का, तो कर देंगे सेम. ऊपर वालों को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 47 से. ओके, का पूछित रहे. और ऊपर वाले में प्रॉफिट कितना था, 7 रुपये का था, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ यार. इनका प्रॉफिट को भी मैं 40 से गुना कर देता हूँ. नीचे वाले में प्रॉफिट कितने का था, 7 रुपये का था, इसको 47 से मल्टीप्लाई किया था. क्लियर है. जीपी एसपी प्रॉफिट हमने एसपी सेम किया था, हर एक को 40 से गुना ऊपर, हर एक को 47 से गुना नीचे, क्योंकि इसने प्रॉफिट पूछा है. फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस. ठीक है, इसने कुछ ना कुछ पक्का बताया होगा. इसने बता रखा है कि सेम प्राइस पर बेचे गए हैं, बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट द सेम प्राइस, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि वो कितने यूनिट की वैल्यू है, वो इतने यूनिट की वैल्यू है. एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी ये. और हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमें दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस की वैल्यू. तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से मैं उसको घटाऊंगा. मैंने 7 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 47 - 40, यानी कि 7. अब इसको सॉल्व कर लो जी. उनचास तो नहीं, 98.
आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ, शांति से क्वेश्चन को करोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन ए मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगो इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगो। एक मीडियम क्वालिटी का मैंगो है और एक गुड क्वालिटी का मैंगो है। इनका जो प्राइस है मीडियम क्वालिटी वाले का हाफ है। अगर ये 1 रुपये का आ रहा है तो ये 2 रुपये का आ रहा है। रेशियो उसने बता दिया। इस शॉपकीपर बायस 80 kg गुड मैंगो। अच्छे मैंगो लाया 80 kg और गंदे मैंगो या फिर मीडियम मैंगो लाया 40 kg। ये क्या है, ये क्वांटिटी है कि कितने kg लाया। ठीक है जी, from the market, then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones। उसके बाद उसने क्या किया, उसने सारे बेच दिए एक रेट पर। किस रेट पर, जो कि 10% कम है। किससे 10% कम है, जिस रेट से वो अच्छे मैंगो लाया था, यानी कि इससे 10% कम है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब मैं 2 से 10% कम करता हुआ तो अच्छा लगूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 10% कम करना है ना, मैं इनको 10 और 20 मान लूँ। देखो ओवरऑल मुझे क्या बताना है, उसका प्रॉफिट बताना है परसेंटेज के अंदर। यहाँ पर मैं परसेंटेज में ही बता सकता हूँ क्योंकि उसने एक्चुअल रुपए में तो रेट बताया नहीं है जी, पूछेगा भी परसेंटेज में। तो मैंने 10 और 20 क्यों कर लिया, ताकि मैं 10% कम कर पाऊँ। और कितने किलो लाया एक्चुअल में वो फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनका रेशियो मैटर करता है। एक्चुअल में वो मैटर ही नहीं करता। 1 किलो लाया 2 किलो लाया, इतना करके भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या करो, वो 10 रुपये के लाया मीडियम वाले, गुड मैंगो लाया 20 के, बेच कितने में रहा है, बेच रहा भाई साहब 18 में, इससे 10% कम, 18 रुपये में बेच रहा है सारे। SP बाई CP कर लेता हूँ, तो सेलिंग प्राइस कितना उसका 18 रुपये। टोटल कितने मैंगो बेच रहा है, 2 और 1 3 किलो मैंगो, सारे के सारे 18 में बेच दिए। खरीदे कितने में, ये देखो 1 किलो मैंगो 10 रुपये में खरीदे तो यहाँ पर 10 रुपये खर्चे, 2 किलो मैंगो 20 रुपये में खरीदे, यहाँ पर 40 रुपये खर्चे, तो टोटल 50 रुपये खर्चे हैं भाई साहब ने। 18 3 54, तो 4 का फायदा हुआ है 50 पर, तो 100 पर 8 का 8% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, और एक और बात बताऊं, जैसे ही मैं क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं, मैं बोल देता हूं ठीक है, कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट का दिल करता है, आपका दिल करता है कि मैं थोड़ा सा सोचूं, तो फिर वो टाइम मैं तो नहीं दे सकता ना हर एक क्वेश्चन के बाद कि चलो आप सोचो, अगर आपका दिल कर रहा है तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी है। तो कभी कभी क्या होता है, आपका दिल करता है कि मैं थोड़ा सा सोचूं, क्वेश्चन इतने अच्छे से दिमाग में नहीं बैठा है, आपका सोचने का दिल कर रहा है। बहुत ही नेचुरल बात है और बहुत ही बढ़िया बात है, सोचना चाहिए, सोचने का दिल कर रहा है, क्लियर कर लेना चाहिए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने में टाइम लगता है, आपको क्या लगता है कि सीखने की कॉस्ट क्या है। मान लो आपने एक कोर्स परचेज किया है, तो आपने कॉस्ट दी है, किस चीज़ की कॉस्ट दी है, आपने कॉस्ट दी है कोर्स की, यानी कि मेरी एक्सपर्टीज़ की, मेरे एक्सपीरियंस की, मेरी नॉलेज की, उन चीज़ों की, कोर्स के अंदर जो कंटेंट है उस चीज़ की। ये उस चीज़ की कॉस्ट है कि वो आपके पास हो गया। अब आपने इसको सीखना है तो लर्न करने की कॉस्ट फिर से देनी पड़ेगी, क्या कि टाइम देना पड़ेगा, और क्या एनर्जी या एफर्ट देने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या, मनी। तो लाइफ के अंदर आप कोई भी चीज़ कभी भी लेना चाहोगे ना, तो आपको इन तीनों में से कोई एक, कभी कोई ज़्यादा कभी कोई कम, ये चीज़ें देनी होती हैं, मनी, टाइम एंड एनर्जी। अभी लर्निंग की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, टाइम लर्निंग की कॉस्ट है, एनर्जी या एफर्ट्स जो आप पुट कर रहे हो, जो हार्डवर्क, वो लर्निंग की कॉस्ट है। कोई बंदा बोल रहा है जल्दी जल्दी कोर्स को क्लियर कर लो, मतलब सस्ते में, मतलब नकली कॉपी ले रहे हो एडिडास की, जल्दी जल्दी सस्ते में निपटा रहे हो, कम टाइम दे रहे हो, तो आपको क्या लगता है जल्दी जल्दी कर लोगे तो बढ़िया से आ जाएगा? नहीं, कॉस्ट तो दी नहीं, नकली माल मिलेगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लर्निंग नकली होएगी। तसल्ली से करना है जो भी काम करना है, हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कौन कोर्स को कितने दिनों में करेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये हमने करना है, करो। Cost price of an article is C and selling price is S. Okay. Z is profit percent or loss percent. If cost price and selling price both increase by same amount then. तो देखो एक बार, ये cost price है, ये selling price है, ठीक है जी।
कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस एस है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ जेड के ऊपर फर्क देख रहा है। जो इनका प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी है, देखो प्रॉफिट परसेंट होएगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाएगा। अगर लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से छोटा हो जाएगा। डजंट मैटर। मान लो ये लॉस परसेंट है, ये प्रॉफिट परसेंट है, जो भी है। इसने बोला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बढ़ गए, ऐसे दोनों सेम अमाउंट से बढ़ गए, तो जो प्रॉफिट या लॉस है वो क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वही फायदा या नुकसान होता है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो फायदा हो गया, जितना ज्यादा है उतना फायदा हो गया। कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस कम है, कम में बेचा, तो जितना कम है उतना नुकसान हो गया। तो अगर दोनों को सेम बढ़ाओगे तो दोनों के बीच में सेम डिफरेंस होएगा। मैं और आप मान लो 50 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, हम दोनों एक ही डायरेक्शन में, आप भी 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं भी, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो दोनों को सेम बढ़ाओगे या सेम घटाओगे तो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। यानी कि क्या होएगा, जो प्रॉफिट या लॉस जो भी था, जितने भी रुपए का था वो उतने ही रुपए का रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो बढ़ गया, अगर दोनों को बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस तो बढ़ गया। और प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज किसके ऊपर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू तो सेम रही, लेकिन जिस चीज का वो परसेंटेज है वो बढ़ गया, वो बढ़ गया, बड़ी वैल्यू का है, अब वो कम परसेंटेज हो जाएगा ना। मान लो आपको प्रॉफिट पहले भी 100 रुपये हो रहा था, आज भी 100 रुपये हो रहा है। पहले 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा था 1000 रुपये पर, आज भी 100 रुपये ही हो रहा है, उतना ही हो रहा है, और अब हो रहा है भाई साहब 1500 पर। तो परसेंटेज में तो घट जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो उतना ही रहा है, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। कॉस्ट प्राइस बढ़ गया तो भैया प्रॉफिट या लॉस तो उतना ही रहा। जिस चीज के ऊपर उसका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे वो वैल्यू बड़ी हो गई, तो वो परसेंटेज में कम हो जाएगा, जेड विल डिक्रीज, जेड विल डिक्रीज। प्रॉफिट परसेंट भी घटेगा, लॉस परसेंट भी घटेगा, क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस पर ही निकलते हैं। ये बताओ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ओके जी। ए ट्रेडर हु रिवाइज्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टी शर्ट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट परसेंटेज नोटेड दैट ही गॉट ₹10 मोर इन प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो डिसाइड करता है। एसपी और सीपी का क्या रेशियो है, ये रेशियो डिसाइड करता है। अब वो ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस 1.2% हो गया, और अब वो क्या बोल रहा है, ए ट्रेडर हु रिवाइज द सेलिंग प्राइस, उसने सेलिंग प्राइस को रिवाइज कर दिया ऑफ द शर्ट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट परसेंट, कि सेम प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए। तो यानी कि एसपी और सीपी का रेशियो सेम रहना चाहिए, तभी तो सेम प्रॉफिट परसेंट मेंटेन होगा। तो अगर सीपी 1.2 टाइम्स हो गया तो एसपी को भी 1.2 टाइम कर दो, क्या होएगा, इससे ये कट जाएगा, एसपी सीपी का रेशियो सेम हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट सेम रखना है और एसपी और सीपी में से कोई भी एक बढ़ता है तो दूसरे को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। और एक और कंसेप्ट बताऊं इसके अलावा, कि ऐसे कर लेते हैं, आपने ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि A = B + C। अगर इसमें से, या फिर मान लो मैं इस B को उधर भी भेज देता हूं, A - B = C, बात तो सेम ही है ना। तो इन तीनों में से अगर कोई भी दो के अंदर सेम परसेंटेज चेंज आया है, कोई भी दो के अंदर, परसेंटेज में मैं बता चुका हूं, तीसरे में वही परसेंटेज चेंज होएगा, इनका रेशियो जानने की जरूरत ही नहीं है, सेम चेंज आए तो ये भी 10% बढ़ी, ये भी 10% बढ़ी, तो ये भी 10% बढ़ेगी, ये दोनों 10 बढ़ी तो ये भी 10 बढ़ेगी। तो बात तो सेम ही है, ये 10 बढ़ी, चाहे माइनस हो या प्लस, बात तो सेम ही है। -5 का मतलब क्या होता है, 5 घटाने का मतलब क्या होता है कि -5 जोड़ दो। ये 10 बढ़ी, ये 10 बढ़ी, तो ये भी 10% बढ़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस, दो चीजों के सम के बराबर है ये। मान लो प्रॉफिट परसेंट सेम मेंटेन करना है तो कॉस्ट प्राइस जितना बढ़ा उतना ही सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। मैं आपकी समझ डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस के अंदर 20% चेंज आया है और सेलिंग प्राइस के अंदर मुझे मजबूरी से 20% लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेम प्रॉफिट परसेंट चाह रहा हूँ।
और 3 में से 2 अगर 20% बढ़ गई तो इसको भी 20% बढ़ना पड़ेगा, इसको भी 20% बढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट भी 20% बढ़ा है। कॉस्ट प्राइस भी पहले 5 था तो 6 हो गया, प्रॉफिट भी पहले 5 था तो 6 हो गया, सब 20% बढ़े हैं। यहां पर उसने क्या बोला है, उस बंदे ने नोट किया कि उसका प्रॉफिट जो है वो 10 रुपये ज्यादा हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट था अगर वो पहले 5 था तो 6 हो गया, रेशियो के अकॉर्डिंग तो वो 1 रुपये ज्यादा हुआ है, वो बंदा बोल रहा है 10 रुपये ज्यादा हुआ है, तो रेशियो से 10 गुना है एक्चुअल वैल्यूज। पहले प्रॉफिट 50 हो रहा था, अब 60 हो रहा था, अब 60 हो रहा है। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट? 60 रुपये। समझ में आ गई बात? तो सर ये क्वेश्चन तो काफ़ी कंसेप्चुअल है। जी हाँ, काफ़ी कंसेप्चुअल है, आपको सोचना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है ये चीज़ें, फिर से सोचो। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि सीपी के कारण एसपी पर क्या असर पड़ा, वो मैंने आपको बताया है। अगर वो बोलता उसने सेम प्रॉफिट मेंटेन नहीं करनी सर, उसने तो 10% का फ़ायदा चाहिए, तो ये चीज़ें तो करवा चुका हूँ। फाइनली 11/10 होना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है एक्स गुना हुआ हो, निकाल लेते एक्स, एंड फिर वो रेशियो बताता। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, कुल मिला के हो तो जाता, उसको फिर कुछ ना कुछ बताना पड़ता। एसपीसीपी का रेशियो, वो रेशियो उसने बता ही रखा था। क्यों बता रखा था उसने रेशियो? क्योंकि उसने पहले प्रॉफिट बताया है, पहले प्रॉफिट उसने नहीं बताया, उसको प्रॉफिट बताना पड़ता है पहले वाला। जो भी है, जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया। ये मोर देन एनफ है अपने एग्जाम के लिए, और कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको। ये करने की कोशिश करो। द कॉस्ट्स ऑफ 2 वॉचेस वर इन द रेशियो 16:23। 2 घड़ियों की कॉस्ट का रेशियो ये था। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीज बाई 10% एंड सेकेंड बाई 477 रुपये, और दूसरे की कॉस्ट 477 रुपये बढ़ाई। ठीक, नाउ द कॉस्ट ऑफ न्यू वॉचेज आर इन दिस रेशियो। अब जो नई कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेज आर इन दिस रेशियो। तो ठीक है, पहले कॉस्ट क्या थी, इसकी 16 थी तो इसकी 23 थी। इसकी कॉस्ट को, ये 16 यूनिट है, 23 यूनिट है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो पहली वॉच की कॉस्ट को कर दिया 1.1 टाइम, दूसरे वॉच की कॉस्ट को भाई द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीज बाई, ठीक है, सेकंड वॉच की 477 रुपये बढ़ा दी। मुझे रुपए में नहीं पता, मैंने मान लिया कि ये x गुणा कर दी गई। इसको बढ़ा 10% बढ़ाने के लिए 1.1 टाइम्स किया है, ऐसे ही इसको पता नहीं कुछ परसेंट बढ़ाया गया होगा, उसके लिए इसको x गुणा कर दिया गया। और फाइनली क्या हो गई, इसमें ये चेंज आया, इसमें ये चेंज आया, तो नया रेशियो हो गया 11:20। तो मुझे x की वैल्यू पता लग जाएगी, मुझे पता लग जाएगी सेकंड कैसे बढ़ी है। तो ये जो 10 है, इस पॉइंट से नीचे एक 10 जाएगा, उस 10 से ये 0 कट जाएगा, इस 11 से एक 11 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 23 ऊपर जाएगा, ये 16 अच्छा x को ऊपर भेज देते हैं, x उधर ऊपर गया, ये 2 ऊपर आया, 32/23। तो दूसरी वॉच की कॉस्ट 32/23 गुना हुई थी, यानी कि वो बढ़ी थी 9/23 पर। अगर पहले कॉस्ट 23 थी तो 9 बढ़कर वो 32 हो गई। ठीक है, इन्होंने बताया है कि कॉस्ट जो है वो इतने रुपए बढ़ी थी, तो यानी कि ये 9 यूनिट की वैल्यू है। अगर 9 यूनिट की वो वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी जी ये, और कितने यूनिट की पूछ रहा है? द प्राइस ऑफ द सेकंड वॉच इन द बिनिंगिंग, वो कितना था, वो 23 रुपये था, 23 से वो 32 हुई। 9 5 45, 9 3 27, 3 3 9, यूनिट डिजिट 9 आएगा, जो कि एक में ही है, 1219। ठीक है जी, ये बताओ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, देखता हूँ आपको याद है कि नहीं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज़ बीन 2/3 टाइम्स, अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतने गुना हो गया है, अच्छा दिस मच टाइम्स ऑफ द, हाँ इतने गुना हो गया है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का इतने गुना हो गया, देन लॉस परसेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट। पहले उसको जितना लॉस परसेंट हो रहा था, अभी इक्वली उतना ही प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, लॉस परसेंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? आप बोलोगे सर सीपी पर। प्रॉफिट परसेंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। ठीक है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सेम चीज़ की परसेंटेजेज है, सेम वैल्यू के ऊपर ये कैलकुलेट होती हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले जितना लॉस परसेंट हो रहा था, अभी उतना ही प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। तो मैं यही बोल सकता हूँ पहले जितना लॉस हो रहा था, अभी उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। मान लो दोनों 5-5% हो रहे हैं, तो सेम वैल्यू के 5% है, तो सेम ही हो रहे होंगे। ठीक है, तो पहले जितना लॉस हो रहा था, आज उतना प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस को 2/3 गुना कर दिया। अब ये 2/3 गुना
3 दूनी 6 और 2 8/3 गुणा कर दिया उसने, 8/3 गुणा कर दिया, यानी कि 3 से 8 कर दिया। तो पहले सेलिंग प्राइस 3 रुपये था, बाद में सेलिंग प्राइस 8 रुपये था। इसके कारण क्या हुआ, पहले जितना लॉस हो रहा था अभी उतना ही फायदा हो रहा है, यानी कि 3 रुपये में बेचने में जितना लॉस हो रहा है 8 रुपये में बेचने में उतना ही फायदा हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली इनके बीच में है। 8 और 3 11/2 यानी कि 5.5 है जी कॉस्ट प्राइस। इसमें बेचने में 2.5 का लॉस है, इसमें बेचने में 2.5 का फायदा है। तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लॉस परसेंट ऑफ आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल एसपी। ओरिजिनल एसपी पर बेचेंगे तो इसको लॉस हो जाएगा जी 2.5 का, ये हमने बताना है। तो 2.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5.5। 5 5 25 5 11, ये कितना कम है भाई साहब, ये 6 कम है 11 पर, तो 9 6 54.4। अच्छा मैं पहले ही निकाल चुका हूँ कितना लॉस होगा 2.5 का, तो ये मैंने 6 निकालना नहीं चाहिए। 5 का लॉस 11 पर यानी कि 45.45। ठीक है, बताओ। इजी क्वेश्चन है काफ़ी। ए मैन मेक्स 500 आर्टिकल एट ₹5 पर आर्टिकल। He fixes the selling price such that if only 400 article are sold, he would have made a profit of 20% on the outlay. उसने रेट को ऐसा फिक्स कर दिया कि अगर खाली 400 आर्टिकल भी बिक गए तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 20% के प्रॉफिट का क्या मतलब है भाई, 20% के प्रॉफिट का मतलब है कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 20% ज़्यादा कम आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 120% कम आ जाएगा। अगर 400 आर्टिकल भी बेच गया तो कॉस्ट प्राइस का 120% जो भी बनता है उतने रुपए निकाल लेगा। हाउएवर 80 आर्टिकल खराब हो गए, 420 ही बेच पाया, तो 400 आर्टिकल भी बेच लेता तो 120% निकाल लेता। 420 आर्टिकल बेच दिए उसने तो कितना परसेंट निकाल लिया होगा उसने कॉस्ट प्राइस का, अभी देख लेते हैं। 120 एक बेचा होता तो बटे में 400 इतना निकाला होता, 420 बेचे हैं तो इतना। दिस इज योर आंसर, अभी आपको पता लग जाएगा। 2 0 से 2 0, 4 दिए 12, 3 2 6 3 चौके 12, तो कॉस्ट प्राइस का 126% निकाल लिया उसने। तो फायदा कितना हो रहा होगा, फायदा उसको हो रहा होगा जी 26% का, इस ऑप्शन भी। ठीक है जी, क्लियर है मेरे भाई। ये बताओ, इफ आई सेल ए हॉर्स फॉर 6200 एंड ए काऊ फॉर 2600 आई विल अर्न 10% प्रॉफिट। अगर एक घोड़े को 6200 में और काऊ को 2600 में बेच दें, यानी कि 6200 प्लस 2600 यानी कि 8800, अगर इतने में बेचते हैं, अगर ये सेलिंग प्राइस है तो 10% का फायदा होगा। 10% के फायदे का क्या मतलब है कि 10% ज़्यादा में बेचा जा रहा है, यानी कि 11/10 गुणा में बेचा जा रहा है। अगर मैं इसको 10/11 गुणा कर दूं तो जो चीज़ आएगी 8000, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस्ट प्राइस। घोड़े का और गाय के कॉस्ट प्राइस का सम ये है, इतने में बेचने में 10% फायदा हो रहा है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस इतना पता चल गया। इफ आई सेल ए हॉर्स फॉर 6000 एंड ए काऊ एट CP देन आई विल अर्न 12.5%। ये बोल रहा है कि अगर मैं घोड़े को 6000 में बेच दूं और जो काऊ है उसको कॉस्ट प्राइस पर बेच दूं, मुझे काऊ का कॉस्ट प्राइस पता नहीं क्या है, तो मुझे 12.5% का प्रॉफिट होएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि 12.5 का जब इसे प्रॉफिट होएगा तो ये कितने में बेच रहा होगा, इसका कॉस्ट प्राइस इतना है 8000, तो 12.5% जोड़ो, यानी कि 1/8 जोड़ो इसमें, 9000। 12.5 के प्रॉफिट के लिए 9000 में बेचेगा, तो 6000 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 9000 यानी कि 3000, यानी कि काऊ का कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें 3000। और भाई साहब दोनों का कॉस्ट प्राइस 8000 था, तो इसमें से काऊ का 3000 है और हॉर्स का 5000 है। हाँ 5000 है। क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2000 का डिफरेंस है भाई। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बताओ, A person sold 3 cows for ₹8,000, 12,000 एंड ₹6,000। देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी इजी है, पिछले वाला भी इजी था, और हो सकता है कभी कभी इजी क्वेश्चन के अंदर भी आप फंस जाओ, आप टाइम दे दो, आप गलत ट्रैक पर निकल जाओ, आप उस रास्ते से ना सोच पाओ जिस रास्ते से वो इजी था, आप डिफ़िकल्ट रास्ते से सोचो। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ये नेचुरल है,
ये मेरे साथ भी होता है कई बार, मतलब वैसे क्वेश्चन में नहीं होगा जैसे आपके साथ हो रहा होगा, वैसे होएगा तो फिर मुझे सिखाने का क्या हक है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कभी कभी सबके साथ होता है, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, और स्टूडेंट के साथ सबके साथ हो रहा होगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एक आधी बार या क्या कई बार आप गलत ट्रैक पर जाओगे, ये नेचुरल है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ये ऐसे इंसिडेंट्स कम होने लगेंगे, ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो कम होने लगेंगे धीरे धीरे। प्रैक्टिस का यही काम है कि गलतियां कम होएं, धीरे धीरे हम बेहतर होते जाएं। तो प्रैक्टिस के साथ सब कुछ होता जाएगा, आपको चीज़ें स्ट्राइक करती जाएंगी, सिली मिस्टेक कम होएंगी। सिली मिस्टेक कम करने के लिए हालांकि आपको अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी है कॉन्शियस रहने की। ए पर्सन सोल्ड 3 काउज फॉर 8,000, 12,000 एंड 6,000, ठीक है। 3 काऊ उसने बेच दी, ये मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखूंगा सेलिंग प्राइस। ये पहली काऊ, ये दूसरी काऊ, ये तीसरी काऊ, ठीक है। तो पहली गाय उसने बेची है 8,000 में, और यहाँ पर उसने कितने का प्रॉफिट कमाया था? उसने प्रॉफिट कमाया था 25% का, यानी कि उसने 4 की चीज़ 5 में बेची है। 5 का कितने गुना है? 5 × 16, 16 5 80, तो 16 चौके 64, 6400 में खरीदी होगी। 5 का 16 गुना, 4 का 16 गुना। दूसरी का ऊपर उसको 20% प्रॉफिट हुआ, तो भैया 20% अगर उसे प्रॉफिट हुआ तो ये 120 का 100 गुना है, तो ये 10,000 में खरीदी होगी, है ना। इतना तो आप जज कर ही पा रहे हैं। इफ़ ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30%, उसने ओवरऑल 30% का प्रॉफिट कमाया। तीसरी काऊ कितने में बेच के बैठा है? 6,000 में बेच रखे भाई साहब। ओवरऑल सेलिंग प्राइस आपको मिल गया तीनों काउस का, 12 और 8 20 और 6 26, 26,000 में तीनों काऊ बेची हैं, और ओवरऑल उसको 30% का प्रॉफिट मिला, यानी कि 10 की चीज़ 13 में बेची है ओवरऑल। तो 13 का डबल है तो 10 का डबल 20, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस मिल गया तो 10, तो अब इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यही पूछा उसने, सीपी ऑफ थर्ड काउ। तो 20 में से 10 गए, 10,000 बच गए, 10,000 में 6 गए, 4,000 बच गए, 4,000 में से 400 गए, 3600 बच गए। दिस इज 3600, ऑप्शन डी, ठीक है जी। ये बताइए, सोनम owns a house worth rupees 10,000. She sells it to Abhishek at a profit of 15%. After some time, Abhishek sells it back to Sonam at 15% loss. Find Sonam's gain percent और loss percent. ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपको दिखेंगे कि हुआ क्या, एक बंदे ने एक आर्टिकल बेचा दूसरे को, फिर उससे वापस खरीद लिया। पहले उसको बेचा, फिर उससे वापस खरीद लिया। तो ऐसे आपने क्या देखना है, सोनम ने क्या किया, एक तो 10,000 रुपये का घर कहाँ से लाई है मेरे को, सोनम ने एक घर उसको बेचा, फिर घर वापस खरीद लिया, तो घर घूम फिर के किसके पास आ गया? जब ऐसे क्वेश्चन हो, सोनम के पास आ गया, ठीक है। तो पहले तो चलो हम कन्वेंशनल वे से करते हैं, फिर फाइनली इसको थोड़ा सा ईजी करूंगा मैं आपके लिए। तो भाई साहब ये सोनम है, सोनम के पास पहले यहाँ पर घर था, ठीक है, यहाँ इसका होम इसके पास था, और होम की कीमत कितनी है? होम की कीमत है जी 10,000, घर की कीमत 10,000 ही रहेगी। इन्होंने बता दिया घर की कीमत 10,000 है, घर की वर्थ रहेगी 10,000, चाहिए कितने में भी बेचे खरीदे। तो सोनम ने जब इसको आगे पास ऑन किया घर को, तो सोनम के पास घर तो नहीं रहा, उस बंदे ने, घर की कीमत कितनी है 10,000, तो सोनम के पास 10,000 रुपये प्लस 15% रुपये, ये हो गए, है ना, 10,000 का 15% जो भी है, ठीक है। ये अभिषेक है, फिर घर अभिषेक के पास चला गया, ठीक है। तो अभिषेक ने ये घर इस 10,000 की बजाय, मैं उसने परसेंटेज ही पूछा है ना, मैं परसेंटेज ही ले लेता हूँ, ठीक है। घर की जो कीमत थी वो खुद की 100% तो रहेगी ना, तो अभी सोनम के पास क्या है? सोनम के पास घर नहीं है, घर वहां पर चला गया है। सोनम के पास 100% घर की जो भी कीमत है और 15% एक्स्ट्रा, उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। इस अभिषेक भाई के पास घर है अभी, तो अभिषेक को घर कितने का पड़ा? 115% में पड़ा है, तो अब इसने सोनम को बेच दिया, ठीक है, इसने सोनम को बेच दिया। तो सोनम को जब ये बेचेगा तो इसने कितने में बेचा है? सोनम को इसने 15% का नुकसान उठाया है, यानी कि इसने 85% में बेचा है, इसने 85% में बेचा है। तो 85/100, 17/20, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसने बेचा कितने में, ठीक है। 5 6 जाएगा 23 पर, वो काटना चाहिए क्या? 5 से काट लेते हैं, 5 चौके 13 51, 5 13 दूनी 34 और 5
बटे में 4, 4 नी में 36, 1 4 दूनी 4 नी में 36, 3 बचेगा है ना, 3 4 7 28, 97.75%। ठीक है, तो पहले सोनम को कितना फायदा हुआ था? पहले सोनम को फायदा हुआ 15%। अभी क्या हुआ? इस बंदे ने घर 97.75% में सोनम को दे दिया। ठीक है, तो सोनम ने इसको कितने रुपए दिए होंगे? 97.75% रुपए दिए होंगे। तो ये 15% तो सोनम के पास पड़े ही है। इस 100% को सोनम ने इसको दिया, इसने 97.75% ही दिए और इसने अपने पास 2.25% रख लिए इस 100 में से। इस 15 को ऐसे ही पड़े रहने दो। ये सोनम का प्रॉफिट है फिलहाल। थोड़ी देर में मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, पहले मैं आपको प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ। तो इस 100 में से 97.75 उसके पास चले गए, इसके पास 2.25% रह गए और इसके पास घर वापस से आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, सोनम के पास पहले क्या था? पहले सोनम के पास था सिर्फ घर। इसने घर दिया और घर को वापस ले लिया। साथ में इसके पास 15% रुपए यहाँ पर पड़े हैं, 2.25% यहाँ पर पड़े हैं। 15 और 2 17.25% का फायदा कमा के बैठी है, क्योंकि जो उसके पास घर था वो तो है ही, एक्स्ट्रा रुपए और हैं उसके पास, वही तो फायदा होएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता लग गई। भाई कभी एक बंदा दूसरे को बाइक देता है, उससे बाइक वापस ले लेता है, ऐसे क्वेश्चन है। हमेशा 15% नहीं होगा, कभी 10 होगा, कभी 20 होगा। तो इसको जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने ये देखना है भाई साहब, देखो अब ध्यान से। यहाँ पर ये जो बंदा है इसका फायदा दो जगह से निकलेगा। एक तो इसका फायदा निकलेगा सबसे पहले उस जगह से जो इसने डायरेक्टली प्रॉफिट कमाया है। 10% फायदे पर बेचेगा तो 10% फायदा, 20% फायदे पर बेचेगा तो 20% फायदा। दूसरा ये फायदा कमाएगा यहाँ पर जब दूसरे बंदे ने इसे कम रेट में घर दे दिया। इसने कितने कम रेट में घर दे दिया? इसके घर की वर्द कितनी है? 100 रुपये है। 100 रुपये से कितने कम में दे दिया? इसने 2.25 में दे दिया। तो आपने सिर्फ ये दो चीज़ें देखनी है कि स्टार्टिंग में उसने कितना फ़ायदा कमाया और बाद में जब वो चीज़ उसे मिली तो उसे कितनी सस्ती मिली। एक यहाँ पर फ़ायदा होएगा क्योंकि चीज़ की असली कीमत तो 100 रुपये है, 2.25 कम में मिल रही है तो 2.25 का प्रॉफिट हो गया। तो दिस प्लस दिस ये जोड़ना है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी। मान लो मैं यहीं पर ऐसे कर दूँ, इस 15 की जगह 20% 20%, तो उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम। 20% 20%, बाद में एक 20% और 10% भी कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले सोनम को क्या फ़ायदा होएगा? 20% का फ़ायदा होएगा, है ना? क्लियर है? जो डायरेक्टली उसको फ़ायदा हुआ वो तो उसको होएगा ही होएगा। मैंने आपको यही तो बताया है। एक तो इसको फ़ायदा होएगा जो स्टार्टिंग में इसको फ़ायदा हुआ है, डायरेक्टली इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। घर की जो भी कीमत थी उसके 20% का। इसने 100 की चीज़ को यहाँ पर 120 में दिया है। अब ये बंदा इसको 20% लॉस में दे रहा है, तो ये कितने रुपए में दे रहा है इसको? 120 का 4/5 ना, तो 5 24 24 के 96, 4% फायदा इसको यहाँ पर हो जाएगा। चीज़ सस्ते में मिल रही है ना इसको, तो इसको टोटल क्या हो जाएगा? 20 और 4 24% फायदा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10% हो जाता, वो 10% लॉस में बेच रहा है, वो जरूरी थोड़ी वो उतने ही लॉस में बेचेगा हमेशा। तो देखते हैं क्या पता यहाँ पर इसको नुकसान भी हो। अच्छा, वो 10% लॉस में बेच रहा है, फिर तो इसको फायदा ही होएगा। तो नहीं, फ़ायदा होना ज़रूरी नहीं है भाई, हाँ 100 से ऊपर भी रह सकता है। तो इसके 10% में वो बेच रहा है, तो इसके 9/10 में बेच रहा है, तो 10 10 12 नहीं में 108 108% में वो बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या होएगा? इसको 100 की चीज़ 108 में इसको मिल रही है, तो यहाँ पर अब की बार सोनम को नुकसान होएगा। ओवरऑल सोनम को 20 - 60, अगर मैंने वहाँ पर 10 कर दिया तो 12% का फ़ायदा हो जाए। क्लियर है? ये बात आप समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। जब ऐसे ये हो कि चीज़ दे दी और वापस ले ली। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने, प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाएगा, डिस्काउंट रह जाएगा। मोनू बॉट ए स्कूटर एट ए डिस्काउंट ऑफ दिस मच %। डिस्काउंट को इतना तो मैंने आपको समझाया है कि भाई चीज़ का ऊपर डिस्काउंट देना सिखा दूँ। यहाँ पर उसको डिस्काउंट मिला है 1/7 का, यानी कि अगर चीज़ के ऊपर 7 रुपये लिखा हुआ है तो वो 6 में खरीद लाया। चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है 7, इसका 1/7, 1 रुपये का डिस्काउंट 7 पर। ठीक है। ही अर्नड 3/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। जो इसका कॉस्ट प्राइस है इसका 3/5 इसने अर्न कर लिया। तो इसका 3/5 क्या होता है जी? तो अब मैं इसको 5 से कैसे डिवाइड करूँ? डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लो, अब तो हो जाएगा, दोनों जगह 0 कर दी। तो 5 से 12 12 36 रुपये इसने कमा लिए। कैसे?
उसने इसको रेंट पर दिया था 140 दिनों के लिए अपनी बाइक को, स्कूटर को। आफ्टर दैट ही सेल इट टू अभिषेक, अभिषेक को ही सब नुकसान करा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में भी, एट हाफ ऑफ हिज मार्केट प्राइस, जो ये मार्केट प्राइस है इससे आधे में बेच दिया। तो इसने 36 रुपये यहाँ पर कमाए थे, इसका आधा क्या है 35 रुपये इसने यहाँ पर कमा लिए, तो टोटल 71 रुपये में बेच दिया इसने चीज़ को, मतलब 71 रुपये आ गए इसके पास, ठीक है। इन दिस ट्रांजैक्शन मोनू अर्नड 1100, मोनू को 1100 का फायदा हुआ। देखो मोनू ने ली थी 60 में, मोनू ने बेच दी 71 में, तो कितने का फायदा हुआ, मोनू को फायदा हुआ 11 यूनिट का, और 11 यूनिट की वैल्यू इन्होंने बता रखी है 1100, यानी कि 100 गुना है एक्चुअल वैल्यूज हमने जो मानी है उससे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर, कॉस्ट प्राइस 60 है तो 60 का 100 गुना 6000 होगा रियल में, दैट इज ऑप्शन है। क्लियर है? तो बस इतना ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और उससे ज़्यादा उम्मीद या रिक्वेस्ट है मेरी क्या, इन चीज़ों को यूज़ करो। मैं जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ कि लर्निंग और प्रैक्टिस एक जगह पर हो जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर से करने की ज़रूरत ना पड़े, और सिर्फ बेस्ट क्वेश्चन ही नहीं, आपको बेस्ट मेथड मिलें और हर एक वे में बेस्ट मिलें, याद रखने में आसान हो, यूनिवर्सल हो, आपका टाइम सेव करें, वो प्रैक्टिकली एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल हों, रिलेवेंट हों। क्लियर है? क्या है कि इस चीज़ को यूज़ करो। अब अगर कोई कमी रहेगी तो आपके यूज़ करने के अंदर रहेगी, इसको यूज़ करो। मैं अपने पार्ट पर मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने पार्ट पर करो, ठीक है। और टेंशन लेके मेहनत नहीं होती, मज़े लेकर मेहनत होती है। मज़े कैसे? काम में मज़े लो, मैथ सीखने में, इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट लो, तो मज़ा आएगा, तो मेहनत लंबे टाइम तक कर पाओ, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।